हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी एजुकेटर मीनाक्षी राजपूत और आज हम लोग करने वाले हैं टिफर PYQs 2023 वाले पेपर के सोल्यूशन। ठीक है, बीच में थोड़ा सा ब्रेक आ गया था, बीच में दिवाली आ गई थी और मैं कुछ टाइम के लिए बिजी हो गई थी, तो मैं वीडियो नहीं डाल पाई थी। बट अभी रेगुलर जो है वो टिफर के वीडियोज़ आएंगी, क्योंकि दिसंबर में आप लोग का पेपर रहता है। फिर टिफर का एक बार जैसे ही हम लोग लास्ट 5 ईयर्स या 6 ईयर्स जो भी कंप्लीट करते हैं, एक बार वो हमारा हो जाता है, देन विल गो फॉर द IT जैम ऑल्सो। ठीक है, या फिर आप लोग की जो क्वेरीज आएंगी उसके अकॉर्डिंगली आई विल मेक वीडियोज। ऑलराइट, सो अगर वीडियोस अच्छी लगती हैं आपको तो प्लीज़ लाइक करा करो और फॉलो भी करा करो, सब्सक्राइब कर लिया करो मतलब, एंड शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों के साथ में। ठीक है, उन लोग का भी भला कर दिया करो। चलिए, so I have guided 800 plus IT JAM aspirants, 200 plus CSIR NET Life Sciences aspirants, and I've qualified CSIR 3 times and I have a good research experience also, जिसको हम implement करेंगे अभी टिफर के क्वेश्चन सॉल्व करने में। क्योंकि टिफर के क्वेश्चंस अगर आपको इसके अलावा PYQs के अलावा भी अगर आपको सॉल्व करने हैं ना, तो आप जो CSIR लाइफ साइंसेस का पेपर होता है उसका पार्ट C सॉल्व करने का ट्राई करो। ठीक है, उसका लेवल यस थोड़ा हाई होता है टिफर से, बट आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी कि टिफर में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और अगर मुझे अगर वक्त मिला तो मैं भी आप लोग को उस सेक्शन C वाले पार्ट C वाले क्वेश्चन ज़रूर कराऊंगी। और ठीक है, अभी तो फिलहाल हम फोकस करते हैं PYQs पे। तो 2023 वाले PYQs हम लोग कर रहे हैं। सो हियर इज द क्वेश्चन नंबर 1। इसमें ये बोल रहा है, द मालाबार कार्नेशन हैज द रेड एंड द वाइट फ्लावर। यू सस्पेक्ट दैट सनबर्न विच आर डायनल, मतलब कि जो दिन में निकलते हैं, पॉलिनेट करते हैं रेड फ्लावर को। वेयर एज जो नक्टर्नल होते हैं, मतलब कि जो रात में निकलते हैं, हॉकमोथ पॉलिनेट्स द वाइट वंस। ठीक है जी। अब उन्होंने बोला टू शो दिस, ये शो करने के लिए कि भाई डायनल वाले जो होते हैं वो दिन में रेड फ्लावर को कर रहे हैं और नक्टर्नल वाले वाइट को कर रहे हैं। उन्होंने क्या करा, रेड फ्लावर को नाइट में कवर करा एंड वाइट फ्लावर को डे में। तो उन्होंने देखा सारे फ्लावर्स के अंदर पॉलिनेशन हुआ। सो व्हाट एडिशनल एक्सपेरिमेंट कैन यू डू टू सपोर्ट योर क्लेम। ठीक है, अब ये जो रेड फ्लावर्स हैं भैया, ये तो वो दिन में ही निकल रहा है, डायर्नल है। तो अगर हम इसको रात को करेंगे, कवर कर देंगे, तो दिन में तो पॉलिनेशन हो ही गया। सिमिलरली वाइट वाले फ्लावर्स में भी हम यही चीज़ होगी, वो रात में निकलते पॉलिनेशन के लिए, आप इनको दिन में कवर करोगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ऑब्वियसली हमें सारे फ्लावर्स पॉलिनेटेड मिलेंगे। बट अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, अगर मैं रेड फ्लावर्स को अगर मैं रेड फ्लावर्स को डे टाइम में कर दूं और मैं वाइट फ्लावर्स को नाइट टाइम में अगर मैं उनको क्या कर दूं, कवर कर दूं, और फिर मैं पॉलिनेशन देखूं हुआ है या नहीं हुआ है। अगर उस टाइम पे पॉलिनेशन नहीं हुआ तो हम कह सकते हैं कि ये जो यहाँ पे बोला गया है ये एकदम सही कहा गया है। बट अगर उस टाइम पे पॉलिनेशन हो गया तो हम ये कह सकते हैं कि ये सही नहीं है, जो स्टेटमेंट दिया गया है दिस इज नॉट कम्प्लीटली करेक्ट। ओके, सो हम यहाँ पे बोल सकते हैं, अगर हम कवर करें रेड फ्लावर्स को ड्यूरिंग द डे एंड वाइट फ्लावर्स को ड्यूरिंग द नाइट एंड देन डिटरमिन करें पॉलिनेशन को, तो ये एक एडिशनल एक्सपेरिमेंट हो सकता है इस क्लेम को सपोर्ट करने के लिए। ओके, सो आंसर हो जाएगा यहाँ पर C। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा एक बार इसको देखेंगे समझेंगे, कुछ ज़्यादा ऐसा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इन्होंने बोला कि टॉक्सोप्लाज्मा एक पैरासाइट होता है जिसकी वजह से बिहेवियरल चेंज देखा गया माइस के अंदर। जिसने ये जो टॉक्सोप्लाज्मा का अगर माइस के अंदर इन्फेक्शन हुआ तो उसने माइस को फियरलेस बना दिया, मतलब उसको अब कैट से कम डर लग रहा था। अबाउट 30 to 70% ह्यूमन्स जो होते हैं वो टॉक्सोप्लाज्मा से, ऐसा कहा जाता है, थॉट टू बी, मतलब ये एग्जैक्ट नंबर नहीं है बट ऐसा बिलीव किया जाता है कि टॉक्सोप्लाज्मा से इन्फेक्टेड होते हैं। और एक स्टडी जो है कंडक्ट की गई, उसमें इफ़ रेकलेस ड्राइवर लीडिंग टू द मोटर एक्सीडेंट, जो मतलब ऐसे रेकलेस ड्राइवर होते हैं जिनकी वजह से एक्सीडेंट होते हैं, कुड बी ड्यू टू द टॉक्सोप्लाज्मा इन्फेक्शन, कि वो लेस मतलब उनके अंदर फियर अब कम है, तो उसकी वजह से वो ऐसे रैश ड्राइविंग करते हैं, फास्ट ड्राइव करते हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट होता है। तो क्या इसका कोई रिलेशन है, तो ये देखने के लिए इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और एक डेटा इनको मिला है। तो इन्होंने सीरो प्रिवेलेंस इंडिकेट्स दैट द प्रेजेंस ऑफ सीरो, मतलब कि सीरम में इन्होंने टॉक्सोप्लाज्मा की एंटीबॉडीज देखी हैं। प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज टू टॉक्सोप्लाज्मा इन द ब्लड सैंपल्स टेकन फ्रॉम द सब्जेक्ट्स। कंट्रोल वर हेल्दी, जो कंट्रोल्स यहाँ पे लिए गए हैं, ये जो ब्लू वाले हैं ये कंट्रोल हैं, ये हेल्दी हैं और ये कभी भी कोई ट्रैफिक एक्सीडेंट में इन्वॉल्व नहीं थे।
बेस्ड ऑन द अबव डेटा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन बी मेड। तो यहाँ पे आप ये सीरो प्रिवेलेंस देख रहे हो जो कि आपको परसेंट में दिया गया है, ठीक है, मतलब कि एंटीबॉडीज की आप यहाँ पे देख सकते हो कि किसके अंदर कितनी एंटीबॉडीज जो हैं वो दिखाई गई हैं, ठीक है। वहीं पे आप यहाँ पे जो है ये आपको एक एज का वो जो है ये 15 to 29 एक एज का वो दिया गया है एक्स एक्सेस पर, ठीक है। तो अगर आप इस डेटा को देखते हो तो ये वाला जो विक्टिम्स है जो कि रेकलेस ड्राइविंग कर रहे हैं, तो उनके अंदर अगर आप देखते हो कंपेयर टू द कंट्रोल, कंट्रोल के अंदर ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बट अगर हम यहाँ पर देखते हैं, इसमें देखते हैं इन ऑल द एज ग्रुप्स काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज़ जो हैं हमें मिली हैं, है ना। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि कंट्रोल के अंदर तो नहीं है ना। तो जैसे जैसे एंटीबॉडीज जो हैं वो ज़्यादा हैं तो मतलब एक कोरिलेशन है कि यहाँ पे टॉक्सोप्लाज्मा जो है वो हो सकता है रिलेटेड, है ना। तो टॉक्सोप्लाज्मा इन्फेक्शन कॉजेज ह्यूमन टू गेट इनटू द एक्सीडेंट्स, नो, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन टॉक्सोप्लाज्मा एंड इन्फेक्शंस एंड एक्सीडेंट इज कोरिलेटेड विद एन इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ द एक्सीडेंट्स, राइट। क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हो वो रिलेटेड है, हम उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी नहीं बोल रहे, बट देयर इज सम कोरिलेशन। क्योंकि यहाँ पे जो कंट्रोल्स है जो कभी इन्वॉल्व नहीं थे उनके अंदर आप देख रहे हो कि एक कंसिस्टेंटली बहुत ऐसा नहीं कि किसी एज ग्रुप में पर्टिकुलरली कंट्रोल के अंदर भी एंटीबॉडीज ज़्यादा मिल रही है, इनके अंदर एंटीबॉडीज कम ही मिल रही है, सीरो प्रिवेलेंस जो है वो कम है। बट वहीं पे विक्टिम्स के अंदर जो है वो सीरो प्रिवेलेंस जो है टॉक्सोप्लाज्मा के एंटीबॉडी का ज़्यादा है, विच मीन्स दैट समवेयर देयर इज अ कोरिलेशन, राइट। सो हम यहाँ पे भी इसका आंसर बोल सकते हैं कि सी होगा, दैट इज थर्ड ओनली, ओके। Next question, in human family the father and the mother are the carriers of the autosomal recessive disease। तो ऑटोसोमल रेसेसिव में मैं बोल देती हूँ ये दोनों पेरेंट्स का क्या हो गया है, जीनोटाइप हो गया है, ठीक है। ऑटोसोमल है तो ऑटोसोम्स में होगा वो, एंड रेसेसिव मतलब कि जब तक यहाँ पे होमोजाइगस कंडीशन नहीं बनेगी तब तक डिजीज उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अंदर नहीं होने वाली है। तो अब यहाँ पे जो होगा हम क्या 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 इनके प्रोजेनीज हो सकते हैं क्रॉस के, इनके होंगे ए ये वाला, ठीक है, ये एकदम ही नॉर्मल होगा, इसके अंदर एक भी डिजीज दलील नहीं है, ओके। देन आपका ए के वाला ए इस वाले ए के साथ जाएगा स्मॉल ए के साथ, तो यहाँ पे क्या हो गया, कैरियर हो गया, इसके अंदर भी डिजीज नहीं है बट ये कैरियर है, ये डिजीज का जो अलील है उसको कैरी कर रहा है। उसी तरीके से स्मॉल ए वाला इसके साथ जाएगा तो यहाँ पे ये भी क्या हो गया, कैरियर बन गया है। और जब ये स्मॉल ए के साथ आ जाएगा मतलब यहाँ पे होमोजाइगस कंडीशन जब आ गई है तो ये वाला जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल होगा, ये वाला जो प्रोजेनी होगा, ये क्या आएगा हमारे पास में, हमेशा ही डिजीज्ड आएगा, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पे इसने पूछा है वन ऑफ देयर सन्स इज फिनोटिपिकली नॉर्मल, देखो बच्चों जब भी हम यहाँ पे ऑटोसोम की बात करते हैं ना तो आपको बहुत ज़्यादा सन और डॉटर पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ऑटोसोम्स में हमें नहीं पता लगेगा कि कौन सा सन है कौन सा डॉटर है। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है एक्स लिंक्ड वाले से, ऑटोसोमल उसने बोला तो ऑटोसोमल पे ध्यान दो, ये यहाँ पे डॉटर भी लिख के देता तो भी हम उसको वही उसी तरीके से सॉल्व करते, ठीक है। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस सन इज ऑल्सो कैरियर। देखो अब मुझे पता है कि 4 बच्चे हुए हैं, ठीक है, चार टाइप के बच्चे हो सकते हैं, उसमें से मुझे पता है कि एक तो क्या है, डिजीज्ड है, बाकी बचे जो 3 हैं वो दिखने में तो नॉर्मल है ना, दिखने में तो नॉर्मल है भाई, उसके सिर पे थोड़ी ना लिखा होगा कि इसके पास एक ये कैरियर है, सिर पे तो किसी के नहीं लिखा होगा कि भैया ये कैरियर है, दिखने में मुझे तीनों नॉर्मल लग रहे हैं। तो अब इसने मुझे पूछा कि वो जो नॉर्मल फिनोटिपिकली नॉर्मल है पर उसके कैरियर होने की क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो भैया मेरे पास में 3 नॉर्मल दिखने वाले हैं फिनोटिपिकली, उसमें से क्या कोई 2 कैरियर हो सकते हैं, बिल्कुल सही। तो हम यहाँ पे बोल देंगे आंसर हो जाएगा डी। ये इस तरीके के प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे नहीं जैम में भी पूछे जाते हैं, गैडबी में भी पूछे जाते हैं, इवन CSIR में भी पूछे जाते हैं, गेट में भी पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बस एक बार आपको इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो पता होना चाहिए, ओके। चलो अगला क्वेश्चन है, बड़ा ही सिंपल है, इसमें इसने बोला विच ऑफ द टेक्निक कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई अ पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन सच एज फॉस्फोराइलेशन और मिथाइलेशन ऑफ अ प्रोटीन एंड द रेसिड्यू वेयर इट इज मॉडिफाइड, कि कहाँ पर वो पर्टिकुलर पहले तो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन हुआ और कहाँ हुआ ये हम कौन सी टेक्निक के थ्रू पता लगा सकते हैं। तो दैट इज द मास स्पेक्ट्रो
स्टोइकोमेट्री। अब इसका जो है मैंने आपके लिए एक स्लाइड प्रिपेयर करी है, उसका प्लीज स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना या फिर उसको नोट डाउन करके रख लेना आपकी जहाँ पे भी आपने नोट्स बनाए हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने यहाँ पे जो है इनके जो भी एप्लीकेशंस है वो लिखे हैं, इनके ऊपर डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है। जैसे कि अब 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, इसके अंदर हम सेपरेशन एंड आइडेंटिफिकेशन करते हैं कॉम्प्लेक्स प्रोटीन का। मतलब कि अगर कोई दो प्रोटीन है और वो एक सिंगल यूनिट चार्ज से भी क्या कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं, समझ रहे हो कि उनका जो है सिंगल यूनिट चार्ज से भी अगर जैसे उनका पूरा जो है वेट उनका ऑलमोस्ट सेम है बट वो एक सिंगल यूनिट चार्ज का उनके बीच में डिफरेंस है, तो भी हम उसको 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं ना। पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन जैसे हुई, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक प्रोटीन है उसके ऊपर यहाँ पे क्या है, एक फॉस्फेट ग्रुप आकर के लग गया है, ठीक है। वहीं पे जो दूसरा सेम प्रोटीन है उसके ऊपर दो फॉस्फेट ग्रुप आकर के लग गए हैं, ठीक है। इसका जो है दो फॉस्फेट ग्रुप आ गए, इसके ऊपर एक ही आया है, तो ये दोनों प्रोटीन्स को भी हम अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं वाया 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। बट इस क्वेश्चन में पूछा कि कौन से रेसिड्यू पे ये हुआ है, ये पता लगाना है, तो ये हम इस टेक्निक के थ्रू नहीं पता कर सकते, ठीक है। प्रोटीन प्योरिटी असेसमेंट इन बायोकेमिकल रिसर्च, उसी तरीके से साइज एक्सक्लूजन में मॉलिक्यूलर वेट पता लगा सकते हैं, एग्रीगेट्स बन रहे, पॉलीमराइजेशन हुआ है प्रोटीन्स का, क्या प्रोटीन्स आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, उनकी फोल्डिंग, ऑलिगोमेराइजेशन, ये सब हम इसके थ्रू पता लगा सकते हैं। मास स्पेक्ट्रोमेट्री के थ्रू हम आइडेंटिफिकेशन एंड स्ट्रक्चर एनालिसिस कर सकते हैं, क्वांटिफिकेशन ऑफ द बायोमोलिक्यूल्स, डिटेक्शन ऑफ द पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन कहाँ पर हुई है ये भी हम पता लगा सकते हैं। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन्स का, डिटर्मिनेशन ऑफ द एंजाइम काइनेटिक्स एंड रिएक्शन रेट्स, मॉनिटरिंग प्योरिटी, स्टडी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स। तो ये चारों ही जो यहाँ पे ऑप्शंस है उनके मैंने एप्लीकेशंस बता दिए हैं, एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं तो इसको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे बोल रहा है कि अमाइनो एसिड जो होते हैं दे हैव द डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज दैट डिटरमिन वेदर दे आर फाउंड ऑन द सर्फेस ऑफ द ग्लोबुलर प्रोटीन। तो देखो जी, जो ग्लोबुलर प्रोटीन होता है वो कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ठीक है, मतलब ये तो मैंने एवं ही बना दिया है। अब इसमें क्या होगा देखो, चलो मैं इसको एक बार आपको ऐसे बताती हूँ, ठीक है। देखिए इसको थोड़ा लाइट कलर से बनाती हूँ। जो ग्लोबुलर प्रोटीन होता है वो ऐसे ग्लोबुलर शेप में होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप मान के चलो कि जो इसका जो इनर कोर होगा, इनर कोर कौन सा होगा, इनर कोर में कौन से प्रोटीन्स होंगे, इनर कोर में वो प्रोटीन्स होंगे जो कि क्या होंगे, हाइड्रोफोबिक होंगे, जो कि क्या होंगे, हाइड्रोफोबिक होंगे। क्योंकि वो अपने आप को हाइड्रोफोबिक, उनका नाम में ही हाइड्रोफोबिक है ना, तो वो वाटर को वो अवॉइड कर रहे हैं एक तरीके से। मान लो एक बच्चे, मतलब इस तरीके से एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए बट इस तरीके से आप समझ लो, वो वाटर से बच के अंदर की तरफ है। तो ऊपर जो सरफेस है ना, जो उसका पेरिफेरल जो पार्ट है वहां पर कौन से आएंगे, वहां पर वो आएंगे जो कि क्या होंगे, चार्ज्ड होंगे, ठीक है। मतलब कि वो प्रोटीन्स जो कि क्या कर रहे होंगे, आयनिक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन कर रहे होंगे, वो प्रोटीन्स जो कि क्या कर रहे होंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे होंगे, ओके जो कि क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वो प्रोटीन्स जो होंगे जिनके ऊपर कोई पोलर ग्रुप है वो प्रेजेंट होंगे इसके सरफेस पर। तो इसने मेरे से पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ अमाइनो एसिड इज ऑर्डर्ड अकॉर्डिंग टू द हाउ लाइकली इट विल बी फाउंड ऑन द सरफेस। तो जिसके ऊपर चार्ज है, अब जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो स्पार्टिक एसिड के ऊपर चार्ज है, तो सबसे ज्यादा लाइकली ये है कि ये सरफेस पर होगा। देन आ जाएगा थ्रियोनिन, ठीक है, पोलर ग्रुप है इसके पास में भी। देन आ जाएगा ल्यूसीन जो कि क्या है आपका, बिल्कुल ही हाइड्रोफोबिक हो गया। देन फिनाइल एलेनिन, इसके पास में तो क्या हैवी चेन आ गई है एक तरीके से, है ना, साइड चेन। तो आपका आंसर आएगा डी, सबसे ज्यादा लाइकली जो है वो स्पार्टिक एसिड होगा, तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा डी। चलिए ओके, अगला क्वेश्चन फिर से हमारा अमाइनो एसिड्स पे आ चुका है। यू सिंथेसाइज अ शॉर्ट पेप्टाइड, हमने ये शॉर्ट पेप्टाइड जो है इसको तैयार किया है, ठीक है। वेयर एक्स इज एन एनी अमाइनो एसिड विद अ चार्ज साइड चेन, ओके। यहाँ पे जो एक्स है ये कोई भी अमाइनो एसिड हो सकता है विद अ साइड चेन, चार्ज्ड साइड चेन,
ठीक है। हाउ मेनी पॉसिबल पेप्टाइड्स कैन बी सिंथेसाइज, तो ये जो एक्स इसने बोला, इट कुड बी एनी चार्ज साइड चेन अमाइनो एसिड। तो हमारे पास जो चार्ज साइड चेन अमाइनो एसिड्स हैं वो कौन कौन से हैं? हमारे पास होगा एस्पार्टेट, एस्पार्टिक एसिड, ठीक है। हमारे पास होगा ग्लूटामेट और ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। हमारे पास में होगा एस्पार्टेट हो गया, ग्लूटामिक एसिड हो गया, हमारे पास में हो जाएगा लाइसिन हो गया, ठीक है। आर के मतलब आर्जिनिन हो गया हमारे पास में, ठीक है। और हमारे पास में हो गया है हिस्टिडीन। इस वाले क्वेश्चन में एक बार मैं फिर से देख रही हूँ क्योंकि यहाँ पे आर्जिनिन दिया है, मैंने इस आर्जिनिन को ध्यान नहीं दिया। आर्जिनिन जो है वो भी आपका चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। और लाइसिन दैट इज के, दैट इज ऑल्सो पॉजिटिवली चार्ज, है ना। बट इसके बाद में अगर मैं देखती हूँ तो यहाँ पे ल्यूसिन दिया है, नहीं ये नहीं होगा। यहाँ पे फिनाइल एलेनिन दे दिया, ये भी नहीं हो सकता है ना। क्योंकि आर्जिनिन के बाद में अगर थ्रियोनिन आता तो मैं एक बार को फिर भी इसको देखती, ठीक है। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है यहाँ पे। ओके, तो आंसर तो यहाँ पे डी ही है। तो ये जो 1 2 3 4 5, ये आपके 5 जो हो गए यहाँ पे, ये आपके चार्ज हो गए। अब यहाँ पे 3 जगह पर ये यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि ये आ सकते हैं। तो इसको क्या पॉसिबल यहाँ पर हो सकता है, तो हम 5 टू द पावर 3 कर देंगे। तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इज इक्वल्स टू में 125। तो यहाँ पे 125 पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ द पेप्टाइड यहाँ पर बन सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल है क्योंकि 3 पोजिशन है। अगर इसको 4 होता तो हम 5 टू द पावर 4 करते, अगर 2 होता तो 5 टू द पावर 2 करते, ठीक है। 5 हमने क्यों लिया, बिकॉज देर आर 5 1 2 3 4 5 चार्ज अमाइनो एसिड विद द चार्ज साइड चेन हमें मिलते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन जो है दैट इज द ह्यूमन डीएनए कंटेन्स 18% साइटोसिन ऑन द मोलर बेसिस, व्हाट इज द मोल परसेंटेज ऑफ द ए जी एन टी रिस्पेक्टिवली पूछा है। तो अगर हमारे पास में 18% साइटोसिन है तो जाहिर सी बात है हमारे पास में ग्वानिन भी टोटल 18% होगा उस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में। ह्यूमन डीएनए बोला है तो हम मान के चलेंगे कि वो डबल स्ट्रैंडेड ही होगा, ठीक है। तो अब ये हो गया टोटल 36%। तो बाकी का जो आपके पास में 64% बचा है वो आपका क्या होगा, आप उसको कर लो, वो आपका एडेनिन हो जाएगा 32% और आपका थाइमिन हो जाएगा 32%। तो सिंपल है, आंसर हो जाएगा यहाँ पे 32 एडेनिन 32 थाइमिन ग्वानिन 18। तो आपका आंसर ए हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्सप्लेन्स व्हाई नेट प्रोडक्टिविटी इज हायर नियर द ट्रॉपिक्स। तो ट्रॉपिकल रीजन्स जो होते हैं वहाँ पे नेट प्रोडक्टिविटी, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वहाँ पे ज़्यादा क्यों होती है? बेसिकली वहाँ पे जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है वही ज़्यादा होती है। अब इसके कुछ रीजंस है। जो ट्रॉपिकल रीजन है वहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट आ रही है, ठीक है, अबंडेंट सनलाइट मिलती है थ्रू आउट द ईयर जो कि उसका फोटोसिंथेसिस एनहांस करता है। तो एक रीजन हो गया कि फोटोसिंथेसिस वहाँ पे ज़्यादा है। दूसरा, वहाँ पे ग्रोइंग सीजन जो होता है वो लॉन्गर होता है क्योंकि वहाँ पे विंटर्स जो होती है तो होती ही नहीं है या फिर बहुत ही कम होती है, वे बहुत ही शॉर्टर टाइम पीरियड के लिए होती हैं। हाई टेम्परेचर रहता है जो कि बायोकेमिकल एंड मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को फास्ट करता है, हेंस फास्टर प्लांट ग्रोथ होती है। एडिक्वेट रेनफॉल होगा क्योंकि अगर इतना ज़्यादा गर्मी है, सनलाइट आ रही है, तो वहाँ पे क्या होगा कि ऑब्वियसली वहाँ पे रेनफॉल भी ज़्यादा होगा। तो लश वेजिटेशन एंड कंटिन्यूस प्राइमरी प्रोडक्शन होगा। रिच बायोडाइवर्सिटी, greater plant diversity lead to efficient use of the available resources, increasing overall productivity। rapid nutrient cycling होगी, decomposition and nutrient cycling, वैसे भी वहाँ पे बारिश भी ज़्यादा है, nutrients भी ज़्यादा है, moist conditions है तो वहाँ पे वो भी ज़्यादा होगा। dense vegetation, thick canopy layer ensure high total photosynthetic area, boosting total biomass production। तो ये कुछ reasons है जो कि मैंने एक बार आपको फटाफट से बता दिया, आप एक बार खुद भी इनको go through कर सकते हो। तो यहाँ पे इसने क्या बोला है, देखो वैसे इसका आंसर मैं बता देती हूँ, जो आप चारों स्टेटमेंट्स पढ़ लेंगे पर इसका आंसर जो है वो डी है। वाटर एंड वार्म टेम्परेचर इन द ट्रॉपिक प्रमोट द फोटोसिंथेसिस, ज़्यादा फोटोसिंथेसिस है, हेंस नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा है। बाकी के ऑप्शंस देख लो, मोर प्रेडेटर्स इन द ट्रॉपिक किल हर्बीवोर्स, ऐसा कुछ नहीं है। इंक्रीज स्पीशीज डाइवर्सिटी रिजल्ट्स इन द प्लांट ग्रोथ, नहीं, प्लांट ग्रोथ वहाँ पे ज़्यादा है, कंडीशंस ऐसी हैं इसकी वजह से वहाँ पे बाकी स्पीशीज जो है वो ज़्यादा है। अवेलेबिलिटी ऑफ द न्यूली विदर्ड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, नो दैट्स नॉट द पॉइंट हियर। तो आपका आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा दैट इज डी। क्लियर? चलो
अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है ये वाला, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसने बोला कि एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर्स जो होते हैं मेनली किसके अंदर होते हैं और क्यों। तो जो एक्स लिंक्ड रेसेसिव बोला है, ठीक है, तो रेसेसिव डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो हमेशा जब भी हम ऐसे बोलते हैं कि होमोजाइगस कंडीशन में जब होगा रेसेसिव डिसऑर्डर्स, तभी वो उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अंदर वो फिनोटिपिकली अपीयर होगा। मतलब कि अगर उसके पास में दोनों क्रोमोजोम पे वो पर्टिकुलर डिजीज रलील आएगा तभी उसके अंदर वो डिजीज होगी। अब देखेंगे कि जो फीमेल होती है, फीमेल जो होती है उसके पास में दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं, वहीं पे जो मेल रहेगा, मेल के अंदर जो होता है एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, दूसरा होता है वाई। तो अगर फीमेल का जो है एक एक्स क्रोमोसोम के ऊपर डिजीज अलील आ गया, तो ये फीमेल क्या बन जाती है, हिट्रोजाइगस फीमेल होती है जो कि कैरियर बन जाती है। ठीक है, हिट्रोजाइगस है। वहीं पे अगर मेल जो है उसके अंदर एक ही एक्स क्रोमोसोम है और यदि उसी एक्स क्रोमोसोम पे डिजीज जो है अलील आ गया, तो क्या ये कैरियर बनेगा? नहीं, ये डिजीज्ड ही बनेगा, चाहे वो अलील जो हो वो रेसेसिव हो या डोमिनेंट हो। बट यहाँ पे इन द केस ऑफ रेसेसिव, अगर वो रेसेसिव डिसऑर्डर है तो वो फीमेल कैरियर बनेगी। अगर हम डोमिनेंट की बात कर रहे हैं, इन दैट केस वो फीमेल जो है वो डिजीज्ड ही बनेगी इन द केस ऑफ डोमिनेंट। क्योंकि डोमिनेंट डिसऑर्डर में कभी भी आपको कैरियर नहीं मिलेगा, हमेशा कैरियर्स जो होते हैं वो रेसेसिव में ही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि ऑब्वियसली अब मेल के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम है, अब मेल के पास एक्स क्रोमोसोम आएगा और वो एक ही, क्योंकि हेमिजाइगस बोलते हैं इस कंडीशन को। ठीक है, तो क्योंकि इसके पास सिंगल एक्स क्रोमोसोम है, तो अब उस पे आया, तो ऑब्वियसली जो चांसेस हैं मेल के यहाँ पे डिजीज होने के ज्यादा हैं। तो आंसर हो जाएगा बी, बिकॉज मेल, बिकॉज दे हैव ओनली वन एक्स क्रोमोसोम। सिंपल। सो बच्चों, आज हम इतने ही क्वेश्चंस कर रहे हैं। बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चंस है 2023 वाले पेपर के, उसको हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में। सो स्टे ट्यून। थैंक यू।